16 मई दिन शुक्रवार साल 2008 नोएडा के घरों में काम करने वाली एक लड़की डेली की तरह काम करने के लिए एक अपार्टमेंट में पहुंची। बेल बजाया, 2 बार बेल बजाया और बेल बजने के बाद तीसरी बार दरवाजा खुला। लड़की घर के अंदर दाखिल हुई। उसके बाद लड़की किचन में गई और फिर घर की साफ सफाई में लग गई। सफाई करते करते वो एक कमरे में दाखिल हुई। दाखिल होते ही उसकी रूह फना हो गई, उसकी चीख निकल गई। सामने बिस्तर पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। जैसे ही काम करने वाले की चीख निकली, वैसे ही राजेश और नूपुर दौड़कर कमरे में पहुंचे। जब वो कमरे में पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी आरुषि की लाश पड़ी थी बेड पर। उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया और फिर पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला यहाँ एक नौकर और काम करता था, जिसका नाम था हेमराज। पुलिस हेमराज को तलाशने लगी, वो गायब था। तभी पता चला हेमराज वारदात को अंजाम देकर नेपाल फरार हो गया है। आरुषि की हत्या को ठीक से 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि इसी घर की छत पर हेमराज का शव भी मिला। मतलब उसी नौकर का शव जिस पर पुलिस का शक था। अब पुलिस का भी माथा घूम गया, आखिर ये कांड कौन कर रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। 14 साल की आरुषि से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। अगर हेमराज ने मारा आरुषि को तो हेमराज को किसने मारा, या फिर किसी ने हेमराज से आरुषि का मर्डर करवाया और फिर हेमराज को खत्म कर दिया और फिर आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। दोस्तों, आज इस कांड को 17 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आखिर ये डबल मर्डर मिस्ट्री का राज क्या है, चलिए परत दर परत खोलते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती हैं, और ये ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं जिन्हें लेकर सवाल तो कई होते हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। ऐसी ही एक केस है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। इस हत्याकांड को पूरे 17 साल हो गए हैं, लेकिन ये आज भी उतना ही अनसुलझा है जितना वारदात के पहले दिन था। इस केस में ये रहस्य अब भी कायम है कि आखिर 15-16 मई की 2008 की रात को किसने पहले आरुषि को और फिर ठीक 24 घंटे के अंदर हेमराज को बेरहमी से कत्ल कर दिया। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि सालों बीत गए, पुलिस सीबीआई की कई टीमें भी जांच करके चली गई, सालों तक मामला अदालत में भी चला, मगर आज भी सवाल वही है कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसने और क्यों की थी। इस केस की जितनी गहराई से जांच की गई दोस्तों, उतनी ही नई नई कहानी निकलकर सामने आई और ये केस उलझता ही चला गया। दोस्तों, ये घटना नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट के मकान संख्या 32 में हुई थी। ये घर डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार का था। राजेश तलवार एक डेंटिस्ट थे जो अपनी पर्सनल क्लिनिक चलाने के साथ साथ फोर्टिस अस्पताल में भी काम करते थे। आरुषि तलवार इन्हीं की बेटी थी। आरुषि की उम्र हत्या के समय करीब 14 साल थी। इसके अलावा परिवार का एक घरेलू नौकर भी था जिसका नाम हेमराज था। हेमराज मूल रूप से दोस्तों नेपाल का रहने वाला था। दोस्तों, हर दिन की तरह 15 मई 2008 को भी आरुषि तलवार सुबह 6 बजे उठ गई और स्कूल जाने की तैयारी में लग गई थी। हेमराज आरुषि के लिए नाश्ता बनाने में लग गया, जबकि नूपुर आरुषि को तैयार होने में मदद करने लगी। 15 मई को आरुषि जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचना चाहती थी, क्योंकि 16 मई के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। दोस्तों, वैसे तो आरुषि का जन्मदिन 24 मई को आता था, मगर उसने 16 मई को ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला किया था ताकि उसके दोस्त भी बर्थडे में शामिल हो सके। और 15 मई को दोस्तों आरुषि के स्कूल जाने के बाद आरुषि के माता पिता यानी राजेश तलवार और नूपुर तलवार भी अपने अपने काम के लिए निकल गए और फिर सभी शाम में ही घर में एक साथ जमा हुए। रात के तकरीबन 10 बजे राजेश, नूपुर और आरुषि ने एक साथ खाना खाया।
खाने के बाद ये सभी अपने अपने कमरे में चले गए। हालांकि थोड़ी देर के बाद राजेश और नुपुर तलवार अपनी बेटी के कमरे में गए और उसके बाद अगले दिन यानी कि 16 मई को होने वाली पार्टी यानी बर्थडे पार्टी के बारे में उससे बात करने लगे आरुषि से, और साथ ही सरप्राइज के तौर पर जन्मदिन से पहले ही बेटी को एक डिजिटल कैमरा गिफ्ट किया। वैसे तो राजेश तलवार ये कैमरा अपनी बेटी को 24 यानी कि आरुषि की असल बर्थडे के दिन देना चाहते थे, मगर नुपुर ने राजेश को उसी रात बेटी को ये कैमरा सरप्राइज के तौर पर देने के लिए कहा। कैमरा मिलते ही आरुषि ने एक के बाद एक कई तस्वीरें खींच डाली। उसने अपने इस डिजिटल कैमरे से आखिरी फोटो तकरीबन 11 बजे खींची थी। आरुषि ने इस दौरान अपनी तस्वीरें लेने के साथ साथ अपने माता पिता की भी कई तस्वीरें खींची थी। बेटी को कैमरा गिफ्ट करने के बाद राजेश तलवार अपने कमरे में चले गए, जबकि आरुषि भी कैमरे को साइड में रखकर सोने के लिए चली गई। इसी बीच तकरीबन 11:30 बजे के आसपास राजेश तलवार ने अपनी पत्नी को आरुषि के कमरे में रखे इंटरनेट राउटर को ऑन करने के लिए कहा। जब नुपुर आरुषि के कमरे में राउटर ऑन करने के लिए गई तो उसी समय आरुषि एक नोवेल पढ़ रही थी। आरुषि पढ़ रही थी जबकि नुपुर चुपचाप कमरे में रखे राउटर को ऑन करके बाहर निकल गई। दोस्तों, जांच में पता चला कि राजेश ने रात में आखिरी बार 12:08 पर इंटरनेट यूज किया था, फिर वो सो गए। नुपुर और राजेश के कमरे से सटा हुआ कमरा था आरुषि का। आरुषि का कमरा था। इसके अलावा एक और व्यक्ति इस घर में रहता था, वो था घर का नौकर हेमराज। हेमराज का कमरा जो था दोस्तों, वो घर के अगले हिस्से में था। हेमराज का कमरा ऐसा था जिसमें घर के बाहर से भी जाया जा सकता था और उसके कमरे का एक दरवाजा घर के अंदर भी खुलता था, यानी कि दरवाजे को खोले बिना भी कोई घर के अंदर आ सकता था उसके कमरे से होकर के। जब दोस्तों 15 से 16 मई की रात सभी सो गए तो इसी रात के अंधेरे में इस घर में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और आज तक सबसे रहस्यमयी रात बनकर रह गई। दोस्तों, उसके बाद 15 मई के बाद तारीख बदलकर हो गई 16 मई। 16 मई 2008 रोज की तरह घर की मेड भारती मंडल सुबह 6 बजे ही राजेश तलवार के घर काम करने के लिए पहुंच चुकी थी। उसने रोज की तरह घर का बेल बजाया। राजेश तलवार के यहाँ नौकरी ज्वाइन किए हुए भारती को महज 6 दिन ही हुए थे। अब तक जब भी वो काम के लिए आती थी तो पहली बेल बजते ही हेमराज दरवाजा खोल देता था, मगर आज भारती ने बेल बजाया तो कोई भी बाहर नहीं निकला। इसके बाद फिर से भारती ने दोबारा बेल बजाया, फिर कोई नहीं निकला। हालांकि जब भारती ने तीसरी बार बेल बजाई तो नुपुर तलवार ने घर के अंदर की ओर से खुलने वाला दरवाजा खोला। मतलब उस गेट में 2 गेट बने हुए थे, एक अंदर की तरफ खुलता था, एक बाहर की तरफ। अगर आपने बड़े बड़े अपार्टमेंट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें 2 गेट लगे होते थे, एक अंदर खोलने वाला होता था, एक बाहर खोलने वाला होता था। तो अंदर वाला गेट जैसे ही नुपुर ने खोला तो उसके बाद वो जो भारती जो काम करने वाली आई थी उसने पूछा हेमराज कहाँ है। इस पर उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। नुपुर ने कहा हो सकता है हेमराज दूध लेने के लिए गया हो और उसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो। मतलब एक तरफ से नुपुर ने दरवाजा खोल दिया था लेकिन दूसरी तरफ से बंद था, जिसकी वजह से भारती अंदर नहीं आ पा रही थी। उसके बाद नुपुर ने भारती से कहा कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब हेमराज वापस आ जाए तो अंदर आ जाना। इस पर भारती ने कहा कि मुझे और भी जगह काम करने के लिए जाना है, मुझे देर हो जाएगी, इसलिए आप बालकनी से दूसरी चाबी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाज़ा खोल लेती हूँ। इसके बाद नुपुर तलवार घर के अंदर कहीं रखी हुई चाबी लेकर बालकनी में आई, जहाँ से उन्होंने चाबी नीचे फेंक दी। चाबी देने के बाद नुपुर ने भारती से कहा कि शायद दरवाज़ा लॉक नहीं है बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई है, फिर से चेक करो। वापस आकर भारती ने जब देखा तो सच में दरवाज़ा लॉक ही नहीं था बल्कि सिर्फ कुंडी लगी हुई थी। भारती को चाबी देने के बाद नुपुर ने हेमराज के मोबाइल पर फ़ोन किया और फ़ोन रिंग हुआ उस वक्त और उसके बाद फिर फ़ोन कट गया। अगले ही पल फ़ोन कट गया और हेमराज का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिर दोबारा ये फ़ोन कभी भी ऑन नहीं हुआ दोस्तों।
और उसके बाद फिर नुपुर तलवार ने भारती को घर की चाबी दी और चाबी देने के बाद जैसे ही हेमराज को फ़ोन किया तब तक घर के मुखिया जो राजेश तलवार थे वो भी सोकर उठ गए थे। राजेश तलवार अपने कमरे से उठकर जैसे ही बाहर हॉल में आए तो उनकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे एक स्कॉच विस्की की बोतल पर पड़ी जो पूरी तरीके से खाली थी। बोतल पर कुछ खून के निशान भी लगे हुए थे। राजेश तलवार चौंक गए और उन्होंने अपनी पत्नी नुपुर तलवार से पूछा कि आखिर यहाँ पर ये बोतल किसने रखी है। इस पर नुपुर भी थोड़ा चौंक गई और उन्होंने राजेश तलवार को कहा कि जरा एक बार तुम आरुषि के कमरे को चेक करो। दोस्तों अभी जो फर्स्ट में जो आपको कहानी बताई थी वो भी कहानी निकल करके सामने आई थी और ये जो कहानी है ये दूसरी कहानी है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो जैसे ही आरुषि के कमरे को चेक करने के लिए नुपुर ने कहा मतलब राजेश तलवार को, तो उसके बाद देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाज़ा ऐसा था दोस्तों जिसे बाहर से सिर्फ चाबी से ही खोला जा सकता था, जबकि अंदर की ओर से उसे केवल बिना चाबी के खोला जा सकता था। अक्सर रात में सोते समय नुपुर आरुषि का कमरा बाहर से लॉक कर दिया करती थी, मगर उस समय राजेश तलवार ने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। कमरा खुला देखकर जैसे ही राजेश तलवार अंदर गए, अंदर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो बेतहाशा चीखने लगे। आरुषि के बिस्तर पर चारों ओर खून ही खून था, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जबकि गर्दन पर गहरे जख्म के निशान थे। आरुषि मरी हुई वहीं पर पड़ी हुई थी। राजेश की चीख सुनकर नुपुर तलवार भी भागते हुए कमरे के अंदर पहुंची। वहां का नज़ारा देखकर नुपुर गहरे सदमे में चली गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। इससे बिल्कुल चुप्पी साध ली और दोस्तों इतनी ही देर में जो काम करने वाली थी भारती वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ चुकी थी और वो भी जैसे ही अंदर आई और रोने की आवाज़ सुनने लगी तो वो भी दौड़ी दौड़ी वो भी कमरे में आ गई, मतलब इसके कमरे में आ गई, लड़की के कमरे में आ गई। और उसका जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो उसकी भी चीख निकल गई। इतने में नुपुर तलवार जो लड़की की माँ थी वो उससे लिपट कर रोने लगी। उसके बाद नुपुर ने ही आरुषि के बॉडी पर जो कपड़ा रखा हुआ था, जो कंबल रखा हुआ था, उसको हटाकर भारती को आरुषि का कटा हुआ गला दिखाते हुए कहा कि ये देखो क्या हो गया, हेमराज ने ये क्या कर दिया। यहीं पर मामला हेमराज पे आ गया कि हेमराज ने ऐसा किया है। और फिर राजेश और नुपुर ने भारती को बताया कि हेमराज ने आरुषि की हत्या कर दी है और भाग गया है। भारती ने उन दोनों को शांत करने की कोशिश की, साथ ही उनसे पूछा क्या किसी को बुलाकर ले आए। इस पर नुपुर ने पड़ोसियों को बुलाने की इजाज़त दे दी। घर के बाहर आई वो लड़की और उसके बाद जलवायु विहार अपार्टमेंट में रहने वाले दूसरे लोगों को आरुषि की हत्या के बारे में बताया। खबर सुनकर लोग चौंक गए और फिर इनके घर की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच किसी ने जलवायु विहार के सिक्योरिटी गार्ड वीरेंद्र सिंह को कहा कि पुलिस को फ़ोन कर दो। जब पुलिस मौके पर पहुंची दोस्तों तो पुलिस वालों ने देखा कि लगभग 15 लोग लिविंग रूम में खड़े थे, जबकि 5 से 6 लोग राजेश और नुपुर तलवार के कमरे में थे, जबकि आरुषि के कमरे में कोई भी नहीं था। दोस्तों जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, राजेश तलवार ने पुलिस वालों को कहा कि घर का नौकर हेमराज ने ही आरुषि की हत्या की है और वो भाग गया है। आप जितनी जल्दी हो सके हेमराज को पकड़िए। हेमराज सच में गायब था दोस्तों, इसलिए पुलिस वालों को लगा कि पहले हेमराज ने ही शराब पी और शराब पीने के बाद नशे में वो आरुषि के कमरे में गया और आरुषि को साथ ज़बरदस्ती करने लगा और जब आरुषि ने इसका विरोध किया तो हेमराज ने उसे मार दिया। फिर दोस्तों पुलिस जांच में जुट गई, लेकिन 16 मई को जहां नोएडा पुलिस हेमराज को कातिल मानकर जांच कर रही थी, ठीक 24 घंटे में राजेश नुपुर के घर की छत पर हेमराज का शव मिला। फिर ये डबल मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया। इसी के साथ पूरी जांच 360 डिग्री घूम गई। जिसे लोग कातिल समझ रहे थे वो तो पीड़ित निकला। इसी के साथ ये मामला देश भर की मीडिया में सामने आ चुका था। दोस्तों नोएडा पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था और जांच के दौरान हत्या के 2 दिन बाद यानी 18 मई 2008 को पुलिस ने बताया कि हत्या सर्जिकल ब्लेड से की गई है और फिर मर्डर का शक आरुषि के माता पिता यानी राजेश और नुपुर पर चला गया, चूंकि वो लोग डॉक्टर थे। 23 मई 2008 को नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता राजेश तलवार को डबल मर्डर में गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन मायावती सरकार ने 1 जून 2008 को पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी।
जांच की कड़ी में आरुषि और हेमराज के कत्ल में सीबीआई ने राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, फिर उन्हें संदेह के आधार पर छोड़ दिया गया। इसी तरह घर में काम करने वाली को भी क्लीन चिट मिल गई एक तरह से। फिर 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें नौकरों को क्लीन चिट दे दी गई। इसी के साथ सीबीआई ने आरुषि का शक मां बाप पर जताया। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट मानकर मुकदमा चला। फिर आरुषि मर्डर केस में 26 नवंबर 2013 को सीबीआई कोर्ट ने नुपुर और राजेश तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद आरुषि के माता पिता खुद को बेगुनाह बताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने मामले में आरोपी तलवार दंपति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ ये रहस्य आज भी कायम है कि आखिर 15-16 मई की दरमियानी रात यानी 2008 की रात को किसने किया था आरुषि हेमराज का मर्डर।